नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। और स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको मैं दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं बात करूँगा बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए एक कंपनी के बारे में, जिसका नाम है बंधन बैंक। तो बंधन बैंक देखा जाए तो एक प्राइवेट बैंक है। तो इस प्राइवेट बैंक के होने के नाते भी इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो कुछ सालों में बहुत अच्छा खासा देखने को मिला। मगर इस कंपनी की जो प्राइस रेंज है वो मुझे उतना खास लेवल में देखने को नहीं मिला। तो मैं आज इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बताऊंगा और एक दिग्गज कंपनी जो स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा लेवल रखते हैं और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला कंपनी है, वो बंधन बैंक के ऊपर एक नया टारगेट रखा है, मतलब एक बाइंग टारगेट रखा है। तो उसके ऊपर भी बात करूंगा और इस टारगेट को क्या आपको फॉलो करना चाहिए, क्या इस टारगेट किस बेसिस से दिया गया है और क्या इस टारगेट को जा सकते हैं, तो इसके ऊपर मैं आज बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत कुछ मैं एक्स्ट्रा चीज आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, बहुत कुछ आप वाले हैं। और साथ ही साथ आप इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मैं शेयर करने वाला हूँ। तो और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, आप स्टॉक मार्केट अपडेट्स न्यूज और ग्लोबली मार्केट का न्यूज के बारे में जानना है तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के जो पिछले दिनों का जो हालत है उसके ऊपर बात करूंगा। तो पिछले दिनों में चार्ट पैटर्न आपको स्क्रीनशॉट लेके रखा था, मैं आपको मतलब दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हैं बंधन बैंक का जो प्राइस है, बंधन बैंक का जो प्राइस रेंज है वो अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो 11% 12% तक पिछले दिनों में स्टॉक यहाँ पे गिर चुके थे। तो देखिए स्टॉक किस बेसिस से गिरा, तो उसके पीछे रीजन आप यहाँ पे ढूंढेंगे तो कुछ भी रीजन आपको नहीं मिलेगा। देखिए पिछले दिनों में बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा पिटे हुए कोई भी बैंक है था, वो है बंधन बैंक। हाँ, आप कहेंगे सर आरबीएल बैंक भी तो था। आरबीएल बैंक के बारे में अभी तो फिलहाल के लिए बात ना करना ही अच्छा है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली गिरते जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली गिरते जा रहे हैं और वो कौन सा लेवल में जाकर रुकेगा वो किसी को पता नहीं है अभी। क्योंकि वो उसका जो लाइफ टाइम का जो सपोर्ट जोन था, जो 52 वीक नहीं, लाइफ टाइम का जो सपोर्ट जोन था वो भी ब्रेक कर चुके हैं। तो स्टॉक और कितना गिरेगा वो खुद को ही पता नहीं है उसको। तो यहाँ पे बंधन बैंक के बारे में बात करूं तो बंधन बैंक का जो आज के दिन का पिछले दिनों का जो प्राइस रेंज था अराउंड 270, चलो मैं मान लेता हूँ 270 था। तो इस कंपनी के ऊपर एक नया टारगेट रखा गया है और वो टारगेट कौन सा है मैं आपको जरूर दिखाता हूँ। चलो मैं पहले न्यूज के ऊपर चला जाता हूँ। तो मैं दिग्गज वेबसाइट मैं जरूर कहूंगा, दिग्गज वेबसाइट कौन सा है, द इकोनॉमी टाइम्स। इसके ऊपर मैं इस वीडियो को आपको मतलब इस डेटा को आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं थैंकफुल हूँ इस कंपनी के ऊपर। तो मैं पूरा क्रेडिट इस कंपनी को देना चाहूंगा। आप इस कंपनी के ऊपर जाइए और इस डेटा को सर्च आउट करिए और जरूर इस डिटेल्स को देखिए। देखिए क्या बताया जा रहा है, बाई बंधन बैंक, मतलब बंधन बैंक को बाइंग का रिकमेंडेशन किया जा रहा है और वो भी टारगेट प्राइस कितना 343। तो 343 और अभी कितना चला है 270। तो अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं अराउंड 70 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे रखा गया है। तो अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ, तो अराउंड 70 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे रखा गया है। सॉरी 70 नहीं, 80 पॉइंट का, 70 पॉइंट से भी 70 पॉइंट से भी ज्यादा यहाँ पे टारगेट रखा गया है। तो इस टारगेट में किसने रखा, एक्सिस सिक्योरिटीज, जो एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, एक एनबीएफसी भी बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से एक कंपनी ने एक्सिस सिक्योरिटीज, जिसका नाम बहुत आपने सुने होंगे, आप म्यूचुअल फंड कर मतलब करते हैं, आपका म्यूचुअल फंड है तो आप एक्सिस सिक्योरिटीज का नाम जरूर सुने होंगे। तो इन्होंने ही इसका टारगेट रखा 343। अभी मैं इसके टारगेट देने का जो कारण है मैं आपको डिस्कस जरूर करूंगा। तो उससे पहले कंपनी ने क्या बताया, चलो वो आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं एक्सिस सिक्योरिटीज, यहाँ पे जो चीज बताया जा रहा है, एक्सिस सिक्योरिटीज हैज बाय कॉल बंधन बैंक विद अ टारगेट प्राइस 343। द करंट मार्केट प्राइस बंधन बैंक अराउंड 310। सॉरी एक्चुअली जब कंपनी ने टारगेट रखा तब 301 था, अभी तो वो स्टॉक गिर चुके हैं। तो यही बात आपको मैं समझाना चाहता था कि एक्चुअली चलो कंपनी ने जब बाइंग रेट दिया तब 301 है और कंपनी का जो टारगेट है मतलब सेलिंग का टारगेट दिया है 343। चलो मानता हूं मैं 42 रुपीज का टारगेट यहाँ पे दिया गया है। तो इसका एसएल कहाँ पे है, मतलब स्टॉप लॉस कहाँ पे है। देखिए हर किसी ट्रेडिंग के लिए, हर किसी स्टॉक करने के लिए आपको एसएल के बहुत जरूरत होते हैं। अगर आप विदाउट एसएल काम करेंगे, मतलब स्टॉप लॉस ना लगाकर काम करेंगे, तो आपका पूरा के पूरा पैसा पूरा के पूरा खत्म हो सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस इज ए मैंडेटरी ऑफ ट्रेडिंग। तो
यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे दिया, कोई कंपनी ने यहाँ पे कुछ भी उसके ऊपर बात नहीं किया। तो मैं इसीलिए आपको बताता हूँ कि कोई भी कंपनी ने अगर टारगेट रखे हैं तो उस टारगेट को जरूर देखिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि टारगेट को मत देखिए, टारगेट को जरूर देखिए और कंपनी का प्राइस मतलब बाई प्राइस भी देखिए और उसका टारगेट भी देखिए। मगर एक चीज आपको जरूर फाइंडिंग करना है, आप टेक्निकल नॉलेज जानते हैं तो आपको जरूर फाइंडिंग करना है कि किस बेसिस से टारगेट दिया और कि वो लेवल अगर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, एक अंदाजा आपको लग जाएगा। चलो मैं आज टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा जो अराउंड पड़ते 345 के आसपास। 345 के आसपास एक ट्रेंड लाइन है। क्यों मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके रखा, देखिए बहुत बार रेजिस्टेंस आपको देखने को मिला, 1 2 3 4 बार आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला। मतलब स्टॉक आकर इसी जगह पे रेजिस्टेंस लेते हैं, फिर से वो स्टॉक गिरते हैं और 1 2 यहाँ पे 3 4 5 बार यहाँ पे सपोर्ट जोन, फिर से एक बार सपोर्ट जोन लेने के लिए यहाँ पे आ रहा है। तो कंपनी ने शायद यही सोचकर टारगेट रखा है कि वो सपोर्ट जोन में आएगा, इस तरीके से सपोर्ट जोन में आएगा, फिर से रिकवरी करेगा और यहाँ पे टारगेट देगा। तो इसीलिए स्टॉक पे फिर से एक बार गिरावट हो रहा है, सपोर्ट जोन में आएगा, फिर से रिकवरी करेगा। देखिए सपोर्ट जोन तक अभी तक नहीं आया और वो सपोर्ट जोन में कितना सस्टेनेबल करते हैं, उसको अगर ब्रेक करते हैं तो स्टॉक में गिरावट भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस आप खुद कर सकते हैं। और आप टेक्निकल एनालिसिस बारे में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो मैं फ्यूचर में भी वीडियो आने वाला हूँ बहुत सारे टेक्निकल नॉलेज के मतलब डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने इस बेसिस से शायद कॉल दिया है। देखिए मेरे कहने का मतलब है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बेसिस से कॉल दिया, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है यहाँ पे जो सब रेजिस्टेंस जोन है, इस रेजिस्टेंस को देखकर ही कंपनी ने टारगेट रखा है और इस रेजिस्टेंस पड़ते हैं 343 345 के आसपास। तो मेरे हिसाब से इसको फॉलो करके ही उन्होंने एक टारगेट रखा है। तो आप इस तरीके से टारगेट को फॉलो कर भी सकते हैं, ना भी कर सकते, वो आपके हाथ में है। मैं कोई भी आपको इस तरीके से रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ कि आप ट्रेडिंग कर लीजिएगा स्टॉक में, बाई कॉल ऑप्शन और फ्यूचर इस तरीके से कोई इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। क्योंकि मैं इन्वेस्टर के लिए बात करता हूँ, तो इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूँ तो बंधन बैंक का जो परफॉर्मेंस है मुझे उतना खास नहीं लगा, अभी तक खास नहीं लगा। क्योंकि देखिए जब लॉकडाउन स्टार्ट मतलब खत्म हुआ था उसके बाद हर कंपनी जो पिछले जो हाई था उसको भी ब्रेक कर चुके थे, मगर बंधन बैंक एक ऐसा बैंक है जो उसी रेंज में अभी काम कर रहा है, उस लेवल को अभी तक ब्रेक नहीं कर पाए। क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आप देखेंगे तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस आपके सामने है, आप देख सकते हैं कंपनी 44,000 करोड़ का मार्केट कैप है और इसका पी रेशियो देखिए 351 है। आप मान के चलिए कंपनी 1 रुपया कमाने के लिए 351 रुपीज यूज कर रहे हैं। मतलब आपको आपका बिजनेस में, चलो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 351 और आपको मिल रहा है 1 रुपया। तो इतना ज्यादा इन्वेस्ट करके 1 रुपया मिलने से आप, मेरे हिसाब से कंपनी बंद कर देना चाहिए था। तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर पी रेशियो हाई है मतलब कंपनी जबरदस्त है, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी हाई पी रेशियो में स्टॉक खरीदना बहुत रिस्की गेम होते हैं। तो आप खुद ही देख लीजिए, अगर कंपनी में पी रेशियो में दम है तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड में दम होना चाहिए था। मगर यहाँ पे बिल्कुल भी दम नहीं है क्योंकि 1% से भी कम है। और साथ ही साथ कंपनी का बाकी डिटेल्स आप देखेंगे तो कंपनी एनुअली तो इनकम तो किया है, मगर इतना ज्यादा कर्जा लेकर रखा 94,000 करोड़ का। आप कहेंगे सर कंपनी बैंकिंग सेक्टर है तो कर्जा तो बनता ही है, कर्जा तो लेना ही पड़ेगा। तो आपके बात भी सही है, मान लेता हूँ। मगर कर्जा भी ले रहे हैं तो कंपनी का इनकम प्रॉफिट रेशियोज भी तो बड़ा होना चाहिए। छोटा मोटा तो कोई कंपनी नहीं है, अराउंड 44,000 करोड़ का कंपनी है तो उसका प्रॉफिट रेशियो तो ज्यादा होना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से इसका जो कैश फ्लो है वो ज्यादा है, मगर इसका इनकम बहुत कम है। बाकी आप पैरामीटर देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, तो एक चीज आप देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर रहा है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया, कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा है। मगर कंपनी के जो रेवेन्यूज है उसके ऊपर आप ध्यान देंगे तो कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है, मगर कंपनी को अच्छा खासा कर्जा भी पे करना पड़ रहा है, कंपनी को अच्छा खासा यहाँ पे एक्सपेंस भी हो रहा है। तो उसको मेंटेन करने के बाद कंपनी ने प्रॉफिट शानदार कर रहा है। तो कंपनी आपको रिटर्न रेशियोज के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी आपको टोटली लॉस दिया, अभी तक कंपनी ने कुछ प्रॉफिट आपको नहीं दिया। तो ये बात भी आपको सोचना चाहिए, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो कंपनी आपको अभी तक कुछ भी प्रॉफिट नहीं दिया। और दूसरी बात, इस कंपनी का जो इन्वेस्टर है आप खुद ही देख लीजिए, एफआईएस ने जबरदस्त माल उठा के रखा। 6% के बाद अभी 34% होल्डिंग एफआईएस के पास है। मगर डीआईएस ने शायद सोच समझ कर ही कम निवेश किया और पब्लिक के पास बाकी माल तो पब्लिक ने ही उठा के ले गया।
तो क्योंकि प्रोमोटर जब माल बेचा, प्रोमोटर के पास देखिए खुद प्रोमोटर खुद का हिस्सेदारी धीरे धीरे बेचते चले गए। एक्चुअली बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं होना चाहिए प्रोमोटर के पास, तो इसलिए शायद एफआईएस के पास ज़्यादा माल है और पब्लिक के पास है, मगर डीएस के पास उतना ज़्यादा होल्डिंग नहीं है। और एफआईएस कौन है वो भी यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं। तो एक्चुअली कंपनी के ऊपर जो एक चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है कंपनी का कासा रेशियो। तो बैंकिंग सेक्टर में आपको सबसे पहले जो चीज देखना चाहिए, कासा रेशियो वो 41% है, मतलब अच्छा खासा लेवल जरूर दिखते हैं। मगर कंपनी का रेशियो आप देखेंगे तो रेशियो आप टिकट.com साइट में जाकर देखेंगे तो कंपनी का सबसे जो मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा वो है एनपीए। एनपीए लेस देन 1% से कम होना चाहिए, मगर यहाँ पे 3% से भी ज्यादा है। एक साल में 3% से भी ज्यादा है, मतलब कंपनी का एनपीए बहुत बढ़ चुके हैं। कंपनी का जो पैसा मार्केट में वो लोन के हिसाब से दिया, उस पैसे से 3% का लोन यहाँ पे नहीं आने वाला है। मतलब मान के चलिए 100 रुपया लोन के हिसाब से दिया, वो 3.5%, ₹3.5 का लोन वो नहीं मिलने वाला है। वो एक नेगेटिव पॉइंट जरूर है। तो इस तरीके से कुछ कंसिडरेशन यहाँ पे आपको दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कंपनी के बारे में। आप इस कंपनी के ऊपर हिस्सेदारी खरीद के रखे हैं तो एक बार डिसीजन कंटिन्यू करने के लिए एक बार डिसीजन जरूर लीजिएगा, एक बार स्टडी जरूर करेगा। कि मेरे कहने का मतलब है मैं कोई भी स्टॉक के रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, मैं आपको एजुकेशन पर्पस में सारी चीज़ दिखाया हूँ। तो एक बार स्टडी करिए, उसके बाद कंपनी के ऊपर कुछ भी डिसीजन लीजिए। तो इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते नेक्स्ट स्टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय।